बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, फाइनली वही हुआ जिसका इजराइल को और जिसका भारत को डर था। दोनों के लिए इस वक्त बुरी खबरें सामने आ चुकी हैं। दोनों के लगता है सितारे गर्दिश में हैं और इनके अपने करतूत हैं, इनके बोए हुए नफरत के बीज हैं, जिसका आज इन्हें फल खाना पड़ रहा है, जिसका आज इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इजराइल के लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका के सदर इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं और बड़ी मिन्नत समाजत की उन्होंने कि किसी तरीके से ये डील ना होने पाए, F-35 के तैयारे ना दिए जाएं अमेरिका की तरफ से तुर्की को। लेकिन फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो कि 2 रोज़ा सरबराही इजलास में, नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने ये ऐलान इस मौके पर किया। तैयब अर्दोगान बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए, खुशी से झूम रहे थे वो इस खबर के बाद, क्योंकि दरीना ख्वाहिश थी, तवील अरसे से पाबंदियों का सामना था और जो वादा किया था अमेरिका ने तुर्की से, वो उसे निभा नहीं रहा था, उसे पूरा नहीं कर रहा था। तो अब फाइनली इस दौरे के मौके पर यह खुशखबरी सुना दी गई है। सैंक्शंस खत्म हो चुकी है और ये डील हो चुकी है। F-35 तैयारे अब दिए जाएंगे तुर्की को, और ये खत्ते के अंदर जो तवाज़ुन है उसे ख़राब कर देगा। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये एतराज़ किया जा रहा है, क्योंकि नज़रें तो जमाए बैठा है इजराइल के जो उसके मौजूदा अहदाफ है उसे पूरा करने के बाद वो तुर्की को रास्ते से हटाएगा। तो तुर्की जो पहले ही अपने दिफा को बहुत ज़्यादा मजबूत बना चुका है, चाहे वो ड्रोन्स का मैदान हो, चाहे वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर काम कर रहे हों, तमाम तर जो उनकी दिफाई सलाहियतें हैं वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। 2 रोज़ पहले जिन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बा किया है, जो एक बहुत ही जदीद और तेज़ तरीन मिसाइल सिस्टम है, उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसके साथ साथ F-35 अमरीकी तैयारे जब उनके पास आएंगे, जब उस पर पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो यकीनी तौर पर इजराइल के लिए अपने जो मज़मूम मकासद हैं उसे पूरा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो बुरी खबर है, दोनों जो नज़रियाती कज़न है ना, ये प्रोपेगेंडा, नफ़रत और तासुब पूरी दुनिया में फैलाते हैं, पूरी दुनिया का माहौल उस बदबूदार किरदार की तरह ख़राब करते हैं। वो गंदी मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये गंदी मछलियाँ इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें इनकी मौजूदगी में सर्वाइवल करना है, इस दुनिया को सर्वाइव करना है। ये अपने शर से अपने इर्द गिर्द का माहौल ख़राब करते रहते हैं। ना तो इनके पड़ोसी इनसे खुश हैं, इनके शर से महफूज हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अमन को ये दाव पर लगाते रहते हैं। दूसरा जो बदबूदार किरदार है वो है मोदी की हुकूमत, और भारत की जो शोहरत थी वो किसी ज़माने डॉक्टर इंजीनियर्स को इंट्रोड्यूस करवा के होती थी। इस वक्त बिश्नोई गैंग जो है वो ख़बरों के अंदर सरगर्म है। उसके ऊपर भी बड़े तबसरे तज्ज़िये हो रहे हैं कि भाई बिश्नोई गैंग का जो कैलिफोर्निया के अंदर तमाम चैप्टर्स हैं उन्हें क्लोज़ कर दिया गया है। उनके ठिकानों को, उनकी कमीनगाहों को पकड़ पकड़ के जो उनके नेटवर्क्स थे उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ सिख रहनुमा थे, उन्हें असैसिनेट करवाया गया था इसी गैंग के ज़रिए। फिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया जाना, सलमान खान को और दीगर सेलिब्रिटीज़ को धमकियां दिलवाना, मोदी सरकार की इमा पर ये गैंग अपनी कार्रवाइयाँ करता है। RSS के कहने पर, रॉ के कहने के ऊपर ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, हुकूमती एजेंडे को पूरा करते हैं और हुकूमती पूरी सपोर्ट इनके साथ खड़ी होती है, पूरी तरह से बैकिंग की जाती है। और एक बार फिर से उस खबरों में गर्म है, उसके जो केसेस हैं वो चल रहे हैं अमेरिका के अंदर, अदालतों के अंदर उसे केसेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि चाइना की तरफ से अब भारत को ये धमकी दे दी गई है कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। और इसको तनाजुर में, किस तनाजुर में लिया जा रहा है वो पूरी दुनिया से वाकिफ़ है। इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरफा तौर पे भारत ने वायलेट किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, और अब दुनिया इसको इस नज़र से देख रही है कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी ना खोला या पाकिस्तान का पानी ज़्यादा अरसे तक रोकने की अपनी हरदर्मी बरकरार रखी, तो फिर चाइना उसके दिफा में मैदान में आएगा, और ना सिर्फ आएगा बल्कि अमली तौर पर अब इसका बयान भी सामने आ चुका है। जिस तरह से आपको बताया था कि पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ही, और इसमें सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं विक्टर गाओ, उनकी तरफ से बड़ा वाज़ेह कह दिया गया, बल्कि उनकी तरफ से एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा गया कि पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना इस ट्रीटी का, इंडस वाटर ट्रीटी का बाकायदा हिस्सा बन जाए, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है वो चाइना से भारत में दाखिल होता है और भारत डिपेंडेंट है चाइना का, उसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान डिपेंडेंट है भारत का। पानी के रास्ते को अगर रोका जाएगा तो फिर वो चीज़ जो भारत पाकिस्तान से करना चाहता है
वो उसे ख़ुद भी उसका सामना करना पड़ेगा चाइना की तरफ से, और ये धमकी बहुत ही संजीदा है, जिसकी वजह से अब भारत ये सोचने पर मजबूर होगा कि उसे आने वाले दिनों में अपने जो करतूत है उसे सुधारना है या उसी हरदर्मी को जारी रखना है, और अगर वो जारी रखता है तो फिर उसे बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। साथ में नाज़रीन, अगर बात की जाए अमेरिका और ईरान की, एक बार फिर से दोनों ममालिक आमने सामने हैं। गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान काफ़ी कुछ ख़राब हुआ है, और इससे पहले कि मुज़ाकरात का अगला दौर जो कि 11 जुलाई को पाकिस्तान में होना है, उससे पहले एक दूसरे पर हमलों का आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि कुछ बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर से पाबंदी भी लगा दी है। सऊदी टैंकर को निशाना बनाने की मजम्मत की गई है, सऊदी अरब की तरफ से भी, कतर की तरफ से भी, और कुछ कतरी जहाज़ों को भी कहा जा रहा है निशाना बनाया गया है। और ख़बर ये आ रही है कि अमेरिका ने तेल बेचने की जो इजाज़त थी, जो 21 अगस्त तक थी कि ईरान अपना तेल बेच सकता है, उसे महदूद करते हुए अब 17 जुलाई तक कम कर दिया है या उसमें कटौती कर दी है। अमरीकी पाबंदियाँ मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आपने वादा किया है MOU पर, आप उस वादे का पास कीजिए, आप उसकी लाज रखिए, आप उसका मान कीजिए, और आप अपने किए गए वादे हैं उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर आप अपने दस्तखत की इज़्ज़त पामाल करेंगे। तो अब मामला ये नाज़रीन कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दागे हैं। 84 से ज़ायद जो अहदाफ थे उसे निशाना बनाया गया है, जिसमें अमरीकी अड्डे भी शामिल हैं। जिसमें IRGC का ये कहना है कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और कुवैत में अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया गया है, और कुवैत और बहरीन में सायरन बज उठे हैं। कुवैती हुकाम ने आगाह किया है कि शहरी हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। तो अभी भी अगर इस खत्ते के अंदर कोई भी मुल्क, कोई भी अरब मुल्क सहूलतकारी का काम करेगा इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, उसको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। ईरान की तरफ से पहले भी कोई इसमें रियायत नहीं बरती गई थी, और वो कहते हैं कि अब भी हमारा मौक़िफ़ यही है। बहरहाल, ईरानी पासदारान इनकलाब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका ने हमले करके इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी की है, और ये कार्रवाई मुआहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के जवाब में पहला रद्द अमल है। वो कह रहे हैं कि जी आपने जो वायलेशन की है ये उसका रिस्पॉन्स है। अगर आप और मज़ीद पाबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे, मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे, तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस खत्ते के अंदर आपकी बेसिस को निशाना बनाना पड़ेगा। बहरहाल, IRGC का ये कहना है कि अमेरिका ने हमले शहीद रहबर आला की ताज़ियती तकरीबात से तवज्जो हटाने के लिए किए थे, और यह भी कहा गया है कि ईरानी फ़िज़ाई दिफा ने एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया है, जो शहर के इलाके में गिर कर तबाह हुआ, और वो शहर के इलाके में गिरा है। ईरान किसी भी किस्म के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। और जो स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ, उनका बयान भी सामने आया है, और वो कहते हैं जी अमरीकी हमले ईरान की तेल की बरामदात पर पाबंदी मुफाहमती यादाश्त की सरीह खिलाफ वर्जी है। भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका है, धौंस दबाव अब नहीं चलेगा। ईरान किसी भी किस्म के दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से एक बार फिर से डट जाने का अहद किया गया है। और मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ ने कहा है कि लबनान में इसराइली हमले भी मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। बुनियादी तौर पे इजराइल माहौल को ख़राब कर रहा है, इजराइल मुसलसल मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और अमेरिका भी मुसलसल लचक का मुजाहरा कर रहा है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है कि जंग के साथ साथ अब वो खेल के मैदान के अंदर भी अपनी धौंस, इजारादारी या हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। जिस तरह से अपने खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने के बावजूद उन्होंने बेल्जियम के खिलाफ मैच में खिलवाने की इजाज़त दिलवाई है फीफा के सदर की तरफ से, और फीफा भी पूरी तरह से इस वक्त तनकीद की जद में है। जो आखिरी अर्जेंटाइन और मिस्र के दरमियान मैच हुआ है, जिस तरह से बदमाशी दिखाई गई है अर्जेंटाइन के प्लेयर्स ने, ये अर्जेंटाइन वही टीम है जो कि इजराइल नवाज टीम है। इजराइल की पूरी तरह से इनको सपोर्ट हासिल है, और चूंकि बिजनेस भी आता है मेसी की वजह से, मेसी अर्जेंटाइन की टीम का हिस्सा है। जो गोल मिस्र की टीम ने किया था उसे रद्द कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया, और जीता हुआ मैच, जो जीती हुई कामयाबी उन्होंने हासिल की थी मिस्र की टीम ने, वो उनके हाथ से छीन के अर्जेंटाइन की झोली में डाल दी गई है खैरात की तरह। क्योंकि कारोबार या पैसा जो है, जो मार्केटिंग है, वो उसे भी बहरहाल अपना किरदार अदा करना है, और वो किसी भी तरीके से अर्जेंटाइन को फाइनल में ले जाने के लिए अब मिस्र के साथ ये ज़्यादती हुए। जिस तरह से उनके खिलाड़ी किक्स मारते रहे, फाउल पे फाउल करते रहे, मिस्र के खिलाड़ियों को कभी धक्का देते थे, कभी किक मारते थे, कभी गिराते थे, कभी ज़ख्मी करते थे, और उसके जो
मिस्र के खिलाड़ी थे वो मुसलसल एहतजाज करते रहे कि भाई ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, ये खेल के नाम पे क्या खिलवाड़ चल रहा है। लेकिन मैच रेफरीज ने उनकी एक नहीं सुनी और जो किया हुआ गोल है, जो पूरी दुनिया ने रोज़े रोशन की तरह देखा है कि मिस्र की टीम ने गोल किया है, उसको गलत करार देते हुए उसे रिवर्स किया गया और थर्ड एम्पायर ने एक गलत और मुतनाज़ फैसले के ज़रिए अर्जेंटाइन की टीम को जितवाया। तो ये पूरी दुनिया के सामने चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी तनकीद हो रही है, फीफा के ऊपर, फीफा की मैनेजमेंट के ऊपर, मैच रेफरीज के ऊपर, सभी के ऊपर तनकीद हो रही है। लेकिन जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, इजराइल और अमेरिका की हठधर्मी जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई भी दे रही है। लेकिन लोग बेबस हैं क्योंकि सुपर पावर के सामने कौन खड़ा होगा। बहरहाल अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकरों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ एक बार फिर से बड़े पैमाने पर फिजाई कार्रवाई शुरू कर दी है और ईरानी तेल की फरोख्त पर दी गई आर्जी रियायत वापस ले ली है। सेंट्रल कमांड, अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक मंगल को ईरान में 80 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया और कार्रवाई का मकसद ईरान को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करना और इसकी समुद्री हमलों की सलाहियत को कम करना था। बहरहाल हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम हैं उससे किसी हद तक जो डॉलर है उसको तो फ़ायदा हुआ है, उसकी मजबूती मज़ीद बढ़ चुकी है और हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में जो है उसके असरात देखे जा रहे हैं। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि एशियाई मार्केटों में कारोबार के आगाज़ पर अमेरिकी डॉलर हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स जो दुनिया की 6 बड़ी करेंसियों के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की ताकत को जाहिर करता है, बढ़कर 101.18 पॉइंट्स तक पहुंच गया है, जो कि 2 जुलाई के बाद इसकी बुलंद तरीन सतह है। और करेंसी मार्केट में भी न्यूजीलैंड का डॉलर 0.1% इजाफे के साथ अमेरिकी डॉलर पर ट्रेड कर रहा है और ये न्यूजीलैंड के मरकज़ी बैंक की शरह सूद से मुतल्लिक फ़ैसले का भी इंतज़ार किया जा रहा है। इसी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, इस पर भी दबाव देखा गया है। बिटकॉइन की कीमत में तकरीबन 0.2% कमी हुई है और ये 63 कुछ डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है। इथेरियम भी, उसमें भी कमी देखी गई है, लेकिन इसके मुकाबले में डॉलर जो है उसकी कदर में इजाफा देखा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने इक़दामात को किसी भी तरीके से सच साबित करने के लिए तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो नेटो के सरबराह हैं जो इस वक्त टर्की के अंदर मौजूद हैं, सरबराही इजलास, जिस तरह से वहाँ पर हमने आपको बताया कि अमेरिकी सदर भी वहाँ पर हैं। हालिया अमेरिकी हमलों को नेटो ने जस्टिफाई किया है क्योंकि आपको पता है कि नेटो बहुत ज़्यादा नाराज़ था अमेरिकी इक़दाम से, डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम से, ईरान जंग से नेटो ने बहुत ज़्यादा लाताल्लुकी का इजहार किया था और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद नेटो ममालिक ने साथ नहीं दिया, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को यकीनी नहीं बनाया और अपनी फ़ौजें वहाँ पर नहीं भेजीं। लेकिन अब नेटो की तरफ से भी इन इक़दामात को जस्टिफाई किया जा रहा है जो हालिया हमलों की लहर है और नेटो के सरबराह ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हालिया हमले बिल्कुल ठीक हैं और उनकी ज़रूरत भी थी। और मार्क रूटे इस वक्त इत्तेहाद के रहनुमा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, उनके साथ अंकारा में मौजूद हैं जहाँ 2 रोज़ा सरबराही इजलास कल से शुरू हुआ था। तो अगर यही सूरत हाल रही, यही हठधर्मी बरकरार रही, तो जो MOU है या जो अमन मुआहिदा है वो सबूताश हो सकता है। लेकिन इसके इम्कानात इस वजह से कम है कि आगे मिड टर्म इलेक्शन सर पर है और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस आग को बुझाए रखना होगा या कम अज़ कम इसे वक्ती तौर पे ठंडा किए रखना होगा। मिड टर्म इलेक्शन के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो शायद इसमें तेज़ी आ जाए, लेकिन तब तक कोई बड़ी कार्रवाई आप नहीं देखेंगे। ये हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहेगी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।